हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट पेपर कवर कर रहे हैं और हम इसी क्रम में चेतन मीणा इंस्टीट्यूट के टेस्ट को देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम जो देखने वाले हैं वो चेतन मीणा इंस्टीट्यूट का टेस्ट 12 है, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके पहले भी चेतन मीणा इंस्टीट्यूट का ही 1 to 11 टेस्ट वो मेरे चैनल पे आ चुका है। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है, प्लीज़ वो प्लेलिस्ट से जाकर के वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 12 नंबर का करेंगे। 12 नंबर जो टेस्ट है दोस्तों, ये यूनिट 6 से संबंधित है। यूनिट 6 में क्या है, तो यूनिट 6 में वो भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में है। आज जो हम यहाँ पे देखेंगे तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश देखेंगे और इसमें जो टॉपिक होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हम लोग देखेंगे। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है मध्य प्रदेश का, इसमें क्या प्रगति है, इसको हम लोग देखेंगे। और जो भी जैसे वैश्विक संस्थाएं हैं, जैसे सार्क हो गया, आसियान हो गया, इन्हीं सब टॉपिकों से मिला करके यहाँ पे आज हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आएगी, हेल्पफुल लगेगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। तो चलिए फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वो भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषताएं हैं जिससे भारत एक विकासशील देश बनता है। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है, कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रचंड बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, कृषि मुख्य व्यवसाय है। बिल्कुल जो हमारी आबादी है वो 70% से भी अधिक जो आबादी है वो कृषि पे डिपेंड है। प्रचंड बेरोजगारी हमारे यहाँ व्याप्त है। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता है, बिल्कुल करेक्ट है। और प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, देखिए ये गलत है। प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना ये कोई अर्थव्यवस्था से इसका लेना नहीं है, तो इस वजह से फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। 1 2 3 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं जिसका भाग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है कि इनमें से क्या है जो सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे तेल क्षेत्र में सुधार है, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार है, न्यायिक प्रणाली में सुधार और शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार। तो देखिए यहाँ पे जो न्यायिक प्रणाली में सुधार है, इसका इकोनॉमी के सेकेंड जनरेशन के रिफॉर्म से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ये सी हो जाएगा। सी वाला ये सही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इसका है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। देखिए जो विकास का भारतीय मॉडल है ये किसके हितों की सुरक्षा करता है, तो ये व्यक्ति और राज्य दोनों, तो ये दोनों के हितों की रक्षा करता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। देखिए भारत वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया हुआ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत वो सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की देश में विकास कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य करता है, वहीं जो निजी क्षेत्र होता है उसका प्रशासन व्यक्ति के हाथ में होता है। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो जो विकास का भारतीय मॉडल है उसमें राज्य और व्यक्ति दोनों की ही भागीदारी होती है, दोनों की ही सुरक्षा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नीमराना जो टिकाऊ आर्थिक विकास मॉडल है अवस्थित है। तो नीमराना ये टिकाऊ आर्थिक विकास मॉडल है, ये कहाँ पे है, तो ये ये राजस्थान में। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। राजस्थान में अलवर जिले में ये अवस्थित है। यहाँ पे लगभग सभी विकास कार्य वो आर्थिक विकास के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा। तो कौन सा है जो मानव पूंजी के निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा। तो देखिए जो मानव पूंजी के निर्माण पर, शिक्षा, बिल्कुल मानव पूंजी का निर्माण शिक्षा से ही होता है। चिकित्सीय देखभाल, अगर उसका हेल्थ अच्छा है तभी मानव पूंजी का निर्माण होगा। प्रशिक्षण, उसको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। सिंचाई, देखिए इरिगेशन, इसका यहाँ पे मानव पूंजी से संबंध नहीं है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ये डी हो जाएगा। ये मानव पूंजी के निर्माण पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। तो जो देखिए मानव पूंजी है, अगर मानव पूंजी में आप अगर उसमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो वो किस में इम्पैक्ट डालेगा, किस चीज की लीड होगी, हमें ये बताना है। तो अगर मानव पूंजी बेहतर होगा तो संसाधनों का समुचित उपयोग होगा, समुचित प्रयोग होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी और कुशलता में विकास होगा। तो ये तीनों ही वो मानव पूंजी के बढ़ने से ये बढ़ेंगे, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी वो सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। तो समावेशी शासन के अंग कौन कहे जा सकते हैं, हमें ये बताना है। तो पहला यहाँ पे कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना, सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना। थर्ड है जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना और फोर्थ है दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना।
तो देखिए यहाँ पे जो है समावेशी शासन, समावेशी शासन में क्या होगा कि सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना और जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना और दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना, ये तीनों ही जो ऑप्शन है वो समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा सी, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। तो जेनेटिक उद्योग में क्या चीजें सम्मिलित हैं? तो कृषि है, मछली पकड़ना है, शिकार करना है, खनन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, कृषि। कृषि जो है वो जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। जेनेटिक उद्योग क्या होते हैं? तो वो वे उद्योग होते हैं जो विक्रय के उद्देश्य से निश्चित प्रजाति के पौधे तथा जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि में संलग्न हो। ऐसे उद्योग का मुख्य उद्देश्य जो है वो विक्रय के लाभ कमाना होता है। जैसे पौधों की नर्सरी हो गया, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, इनको जो है कृषि कहा जाता है। इसलिए जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित है? तो कृषि सम्मिलित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो देखिए भारत में जो सहकारी कृषि के विचार का समर्थक कौन नहीं था? तो देखिए यहाँ पे चरण सिंह, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह जो है वो सहकारी कृषि से संबंधित नहीं थे, क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह थे, इन्होंने जो नेहरू का सोवियत शैली था उसके आर्थिक विकास के उन्होंने विरोध किया था। और इनकी विचारधारा ये था कि भारत में जो है वो सहकारी फर्म सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। बाकी जवाहरलाल नेहरू हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, अबुल कलाम आजाद हो गए, ये सभी लोग जो है वो सहकारी कृषि के विचार से समर्थक थे। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में धीमी कृषि विकास गति के निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इफेक्टिव रीजन फॉर स्लो एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन इंडिया? तो देखिए इसमें जो सबसे प्रभावकारी कारक है वो है ग्रामीण निर्धनता। जो रूरल पॉवर्टी है ज्यादा इंपैक्ट करता है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। ग्रामीण निर्धनता से क्या होता है कि जो लोग गरीब कृषक हैं उनके पास इतना पैसे ही नहीं है, इतना फंड ही नहीं है जिससे वो उन्नत तकनीक की जो है वो मशीनरी अपने कृषि में यूज कर सके। तो इस वजह से जो है इसका जो सबसे प्रभावकारी कारक होगा वो ग्रामीण निर्धनता होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, ये बिल्कुल है। सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, ये भी है। और साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, फसलों की नई विकसित किस्मों को प्रचार प्रसार करना। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। सी जो है वो साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ये जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य नहीं है। ये जो मिशन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 2007 में इसको जो है प्रारंभ किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था देश के जो अभिज्ञात जिले में विस्तार करना और सतत रीति से उत्पादकता वर्धन के माध्यम से धान हो गया, गेहूं हो गया, दलहन हो गया, इसके उत्पादन में बढ़ोतरी करना, मृदा उत्पादकता और उर्वरता का संरक्षण करना, खेत के स्तर पर आर्थिक लाभ को बढ़ाना ताकि किसानों को जो है आत्मविश्वास पैदा हो सके, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किसे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है वो सभी को पता होगा मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगी। देखिए जो भारत सरकार है वो नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना किया है। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना किया है। और इसकी स्थापना कब हुआ है? तो इसकी जो स्थापना हुआ है 9 सितंबर 2006 को इसकी स्थापना हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। तो भारतीय जो हरित क्रांति इसकी जन्मस्थली कहाँ पे? तो इसकी जन्मस्थली जो है वो पंतनगर को माना जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो ये हो जाएगा। पंतनगर में ही सबसे पहले 1966 में माना जाता है कि यहाँ पे हरित क्रांति लाने के लिए जो पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय है इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी वजह से जो है पंतनगर को हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP मतलब फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, इसको कौन लागू करता है? और ये गन्ने के लिए होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, गन्ने के लिए होता है। इसको जो लागू करता है वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ध्यान रखिए कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये इसको लागू करती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। इसके अलावा और जो भी फसलें होती हैं जैसे जो रबी की फसलें हो गई, खरीफ की फसल हो गई, इनके लिए क्या होता है? इनके लिए FRP नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इनके लिए जो होता है वो MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। और इसको कौन लागू करता है? तो इसको जो है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसको करता है, जिसको CACP कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, दीपक पारेख कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी। यहाँ पे दीपक पारेख कमेटी की बात करना है। देखिए जो दीपक पारेख कमेटी का गठन किया गया था, इस कमेटी का गठन जो है वो 2007 में होता है। 2007 में जो एक कमेटी गठित की जाती है और इसका जो उद्देश्य होता है वो अवस्थापना, विकास एवं वित्तीयन के लिए सुझाव देने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो 20 का सही जवाब हो जाएगा। और संरचना के विकास और वित्तीयन के उपाय सुझाने के लिए जो है दीपक पारेख कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संबंध में बताना है कौन से कथन जो है वो सही है। तो पहला है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है 2014 में प्रारंभ किया गया था और इसका जो उद्देश्य है भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो भारत में टोटल कितने कोर सेक्टर है। तो 8 कोर सेक्टर है। कौन कौन से हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कोयला है, बिल्कुल, विद्युत भी है, उर्वरक भी है, रसायन नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, रसायन नहीं है। इसके अलावा कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया जो नेचुरल गैस है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद है, इसके अलावा जो है इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया। तो ये सभी जो 8 हैं ये 8 कोर सेक्टर हैं। रसायन इसमें नहीं, जिसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, आबिद हुसैन समिति का संबंध था। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे था। तो जो आबिद हुसैन समिति थी इसका जो संबंध था वो लघु एवं मध्यम उद्योग से था। इसका जो सही जवाब होगा वो 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम उद्योग का विकास हुआ था। तो जो भारत में प्रथम उद्योग का विकास हुआ था कौन सा उद्योग था। तो कुटीर उद्योग था। इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। देखिए सर्वप्रथम जो कुटीर उद्योग का विकास ही भारत में हुआ था और ये औपनिवेशिक काल के पूर्व भी हुआ था और ये औद्योगिक उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण योगदान देता था। कुटीर उद्योग भारत में जो भी विकसित सूती वस्त्र था जिसका निर्माण जो प्रारंभ हुआ था वो कुटीर उद्योग ने ही प्रारंभ किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। तो औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है। तो वो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसको आईडीबीआई कहते हैं, आईडीबीआई। तो ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया, तो आईडीबीआई होता है। और इसकी स्थापना कब होती है तो भी ध्यान रखिएगा। इसका जो स्थापना किया गया था वो 1964 के एक्ट से जो है इसका स्थापना किया गया था और ये अपना काम जो प्रारंभ किया था ये 1 जुलाई 1964 से इसका काम प्रारंभ हुआ था और 2004 से जो है आरबीआई एक्ट के तहत इसका रूपांतरण जो है अनुसूचित बैंक में हो गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, सबको पता होगा 1948 में। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। सेवा क्षेत्र में कौन कौन सम्मिलित है। देखिए सेवा क्षेत्र में जो सम्मिलित है वो है परिवहन और संचार और होटल, खनन एवं उत्खनन और वानिकी एवं मत्स्यिकी। ये जो है ये सेवा क्षेत्र में नहीं आते हैं। सेवा क्षेत्र में क्या आएंगे, ये दोनों जो है प्राइमरी क्षेत्र में आते हैं। सेवा क्षेत्र में जो आएंगे वो परिवहन और संचार आएंगे और होटल आएंगे। तो 2 और 3 इसका सही जवाब होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। तो भारत के सभी एटीएम को कौन जोड़ता है। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआई, ये जो है भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, काली मुद्रा क्या है, ब्लैक करेंसी क्या है। तो यहाँ पे जो ब्लैक करेंसी है वो ऐसी मुद्रा होती है, ऐसी इनकम होती है जिसपे आपने जो है इनकम टैक्स नहीं दिया है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा बन गया। तो हमने भारत ने जो दशमलव प्रणाली अपनाई थी उस समय जो पैसा था उसको नया पैसा कहा जाता था और कब ये चेंज होकर के जो है वो पैसा हो गया। तो जो पैसा बन गया ये बन गया 1 जून 1964 से। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है गोरवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई।
देखिए जो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई है वो गोरवाला समिति के संस्तुति पे ही हुई है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड है कि 6 वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो 15 अप्रैल 1980 को हुआ है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1/4 हिस्सेदारी जो है वो व्यापारिक बैंकों के साथ है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो किसान क्लब की स्थापना किसने किया है? तो ये भी जो है ये भारतीय स्टेट बैंक ने किया है, इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, जिला साख योजना बनाई जाती है, तो जो जिला साख योजना है इसका निर्माण कौन करता है? तो लीड बैंक के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका सही जवाब जो है वो ये हो जाएगा। देखिए आरबीआई ने क्या किया है, दिसंबर 1969 से लीड बैंक योजना प्रारंभ किया है, तो आरबीआई ने जो है इसको प्रारंभ किया है कब? 1969 से, और इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है और उस बैंक को लीड बैंक की जो है संज्ञा दी जाती है। इसमें जो प्रत्येक जिले का लीड बैंक होता है वो संबंधित जिलों में साख व्यवस्था के समन्वय में अग्रणी भूमिका निभाता है, और भारत में लगभग सभी जिलों में यह योजना लागू है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? तो वित्तीय समावेशन जो है, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या नहीं है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो देखिए यहाँ पे गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना बिल्कुल है, कमजोर वर्ग के सभी संभावित समृद्धि के द्वार खोलना ये भी है, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। देखिए सिकोड़ना ये तो शब्द ही निगेटिव है, तो ये नहीं होगा, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना, ये जो है जो हमारा वित्तीय समावेशन है इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण से सम्मिलित है? तो गैर वित्तीय ऋण से कौन सम्मिलित है ये हमें बताना है। देखिए गैर वित्तीय ऋण में कौन आता है? तो परिवारों का बकाया गृह ऋण आता है, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि आती है और राजकोष बिल आता है। तो यहाँ पे ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, इसका सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? तो इसमें जो है सिक्योरिटीज में व्यापार करना इसका आशय है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो खुले बाजार की कार्यवाही है, इसके तहत जो सरकारी प्रतिभूतियां एवं जो ट्रेजरी बिल होते हैं उनका क्रय विक्रय जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित हुआ था। तो ये एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है, ये 1965 में स्थापित हुआ था। कहाँ पे? तो ये कांडला में हुआ था, इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, निर्यात आयात बैंक जिसको एग्जिम बैंक कहा जाता है, इसका गठन भारत में किस वर्ष हुआ था? तो भारत में जो एग्जिम बैंक का गठन किया गया था वो 1982 में किया गया था, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, इसका सही जवाब। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की संरचना करते हैं? तो जो पूंजीगत लेखा है इसकी संरचना कौन करता है? कैपिटल अकाउंट की। तो इसमें देखिए विदेशी ऋण जो होता है, फॉरेन डेप्ट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, और इसके अंतर्गत जो है देखिए निजी प्रेषित धन नहीं आता है, जो प्राइवेट रेमिटेंस है वो नहीं आता है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसमें देखिए 3 को काट देंगे, 1 2 4 होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा के अवमूल्यन, मुद्रा के जो अवमूल्यन है, डिवैल्यूएशन है, इसका क्या अर्थ है? अवमूल्यन डिवैल्यूएशन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में जो देश की मुद्रा है उसका मूल्य जो है वो घट जाना, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। इसमें जानबूझ करके जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो अपनी मूल्य जो मुद्रा होती है मुद्रा की मूल्य को घटाती है, और ये भारत में जो है अब तक 3 बार हो चुका है। तो हमने जानबूझ करके जो है 3 या 4 बार जो है हमने अवमूल्यन किया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? अधिक उड़नशील मतलब कि मोर वोलेटाइल। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा जो विदेशी मुद्रा का प्रवाह है वो जब मोर वोलेटाइल कब कहा जाएगा? जब जो अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ये दोनों हो, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश तथा अनिवासी भारतीय जमाएं जो है भारत में ब्याज दर की भिन्नता के परिणाम स्वरूप अंतर प्रवाहित होती हैं, और इनका उद्देश्य जो है वो बाजार दर की भिन्नता के आधार पर लाभ अर्जित करना होता है। परिणाम स्वरूप जैसे बाजार दर में भिन्नता जैसे समाप्त होगी
या प्रतिकूल होगा, तुरंत ही ये जो है वो देश से बाहर चले जाएंगे, इनका बहिर्प्रवाह हो जाएगा, इसी वजह से जो है इनको उड़नशील मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, तो उसको जो है हॉट करेंसी कहा जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था, देखिए जो भारतीय विकास फोरम है, इंडियन डेवलपमेंट फोरम, इसको पहले किस नाम से जानते थे, तो इसको हम लोग भारत सहायता क्लब के नाम से जानते थे। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का भारतीय निवासी मिशन स्थित है, तो जो भारतीय विकास बैंक है इसका जो है कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो ये है नई दिल्ली में। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए ये जो भारतीय विकास बैंक है ये कब स्थापित हुआ था, तो ये 1992 में खोला गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो मध्य प्रदेश राज्य मिशन मिलेट जो है ये इसका जो प्रारंभ किया गया था ये 2020 में किया गया था। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा 2020 में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो इसका प्रारंभ 2020 में किया गया था। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के जिला वित्तीय सूचकांक में कुल कितने संकेतक शामिल किए गए हैं, तो जो जिला वित्तीय सूचकांक इसमें टोटल 16 सूचकांक शामिल हुए हैं। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जीरा शंकर जो चावल है किस जिले का ये प्रसिद्ध उत्पाद है, तो देखिए जो जीरा शंकर चावल है ये सिवनी जिले का है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पे और भी देख लेते हैं, बैतूल, बैतूल का क्या है, तो बैतूल का देह जो है वो सागौन है, ये भी ध्यान रखिएगा, बैतूल का जो है वो सागौन है। बालाघाट का क्या है, तो बालाघाट का जो है वो कोदो कुटकी है, ये मोटा मोटा अनाज है, कोदो कुटकी जो है ये बालाघाट का है। सतना का क्या है, तो सतना का जो है ये प्याज है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, पीतल मूर्ति कला के लिए निम्नलिखित से कौन सा जिला विख्यात है, देखिए पीतल मूर्ति कला के लिए जो है टीकमगढ़ जिला विख्यात है, इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। छतरपुर का क्या है, तो छतरपुर का जो है लकड़ी फर्नीचर है, ये ध्यान रखिएगा, जो लकड़ी फर्नीचर है ये छतरपुर का है। पन्ना का क्या है, तो पन्ना का जो है वो आंवला है। और निमाड़ी का क्या है, तो निमाड़ी का जो है वो मूंगफली है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कड़कनाथ मुर्गा को किस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया था, देखिए जो कड़कनाथ मुर्गा है इसको जो है 2018 में दिया गया था। इसका सही जवाब जो है बी हो जाएगा। और ये कहाँ का है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये है जो झाबुआ जिले का है, ये झाबुआ जिले का है जिसको जीआई टैग दिया गया था 2018 में। नेक्स्ट हम देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रीवा जिले के उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग से भिन्न है, तो रीवा जिले में किन किन चीजों को जीआई टैग दिया गया है, तो सुंदरजा आम को दिया गया है, इसके अलावा हल्दी को दिया गया है, सुपारी को दिया गया है, परंतु अश्वगंधा को नहीं दिया गया है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। अश्वगंधा कहाँ का है, तो ये देखिए नीमच जिले का है, ये नीमच जिले का है जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, प्रदेश में भू जोत का औसत आकार कितना है, तो यहाँ पे बताना है एवरेज साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग इन द स्टेट कितना है यहाँ पे, तो ये है 1.78 हेक्टेयर, तो सही जवाब जो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 2023 में मध्य प्रदेश में किया गया, वह कौन से क्रम का आयोजन था, तो जो 2023 में मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ है ये 8th क्रम का था, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। और ये जो है 21 से 24 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया है, और ये पहली बार जो है मध्य प्रदेश ने इसका मेजबानी किया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो मध्य प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जो स्थापना किया गया था वो 1981 में। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में इंक्यूबेशन सेंटर्स की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में कितने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, टोटल जो है वो 32 है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। और ये मध्य प्रदेश में जनवरी 2023 तक जो है इनकी संख्या 32 है, ये भी देखना है। और ये इंक्यूबेशन सेंटर क्या करते हैं, तो ये जो विभिन्न शहरों में उद्यमी होते हैं उनके लिए ये आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में सार्क संगठन में कितने सदस्य हैं, तो सार्क में कितने सदस्य हैं, तो सार्क में जो टोटल सदस्य हैं वो है 8। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। 8 सदस्य कौन है, तो देखिए अफगानिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, भारत है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। तो टोटल जो है वो 8 सदस्य हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सार्क का जो है स्थापना कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी स्थापना बताना है आपको और इसका जो है वो हेडक्वार्टर बताना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन कि सार्क की आधिकारिक भाषा क्या है, तो जो सार्क है इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, तो इसकी आधिकारिक भाषा जो है वो अंग्रेजी है। सही जवाब इसका जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, काठमांडू में सार्क सचिवालय कब स्थापित किया गया था,
देखिए जो इसका सचिवालय है, हेडक्वार्टर है, वो काठमांडू में है और काठमांडू में कब बना था तो 16 जनवरी 1987 को बना था। इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। सार्क की स्थापना कब हुआ था तो स्थापना जो है वो 1985 में हुआ, सॉरी 1985 में जो है इसकी स्थापना हुआ था, ये ध्यान रखना है आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया। तो जो 2023 में अभी जो भारत में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है, इसके शेरपा कौन थे? इसके जो शेरपा थे वो अमिताभ कांत थे। इसका जो सही जवाब होगा वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, G20 के बारे में लिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो पहला है कि G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के जो है वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर इसमें शामिल होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। सेकंड है कि भारत में कभी भी G20 सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया। देखिए ये तो गलत हो गया, क्योंकि भारत में तो अभी 2023 में जो है G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। तो देखिए इसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो गया है। इसका उद्देश्य जो है गरीबी को खत्म करना भी नहीं है, यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है वो गलत हो रहे हैं और इसकी जो सालाना बैठक आयोजित की जाती है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, वर्तमान तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। तो वर्तमान तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, तो देखिए ऑप्शन में 70 नहीं है, वर्तमान में तो 18 हो चुके हैं, क्योंकि अभी G20 की जो 18 बैठक थी ये भी भारत में भी आयोजित हुई थी, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 18 कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन का लोगो कहाँ से प्रेरित था। तो G20 का जो हमारा लोगो था वो हमने कहाँ से लिया था, तो इसका जो लोगो था वो हमने राष्ट्रीय ध्वज से लिया था। इसका जो सही जवाब होगा वो भी हो जाएगा। इसका लोगो क्या था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, G20 मुख्य विज्ञान सलाहकारों का गोलमेज सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। तो जो विज्ञान सलाहकारों का जो गोलमेज सम्मेलन था इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं था। आसियान की स्थापना, आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ होता है। इसकी स्थापना कब हुआ था, थोड़ा देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुआ था वो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो इसको बैंकॉक में हुआ था और इसलिए इसको बैंकॉक घोषणा पत्र भी कहा जाता है, इसी से इसकी स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो कौन इसके संस्थापक सदस्य नहीं थे, तो इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो इंडोनेशिया था, मलेशिया था, या ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था और सिंगापुर और थाईलैंड था। तो जो 5 इसके संस्थापक सदस्य थे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं म्यांमार इसका संस्थापक सदस्य नहीं था, इसलिए इसका सही जवाब जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, तिमोर लेस्ते के पहले आसियान का 10वां राष्ट्र देश कौन सा। तो अभी आसियान में टोटल कितने सदस्य हो गए, तो टोटल जो है वो 11 सदस्य हो गए हैं। तो यहाँ पे 10वां पूछ रहा है, कौन था, 10वां था जो कंबोडिया था। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। वर्तमान में जो है इसमें लिमोर तेस्ले भी जो है जो जुड़ गया है। लिमोर तेस्ले जो है वो 11वां सदस्य बना है 2022 में, ये भी ध्यान रखिएगा 11वां सदस्य बना है लिमोर तेस्ले। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, आसियान संगठन की स्थापना किस घोषणा से हुई थी। पीछे भी में देखा बैंकॉक घोषणा, सही जवाब जो इसका भी हो जाएगा बैंकॉक घोषणा के 1967 में जो इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, पहला आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो जो पहला आसियान शिखर सम्मेलन इसकी जो आयोजन किया गया था शिखर सम्मेलन वो 1976 में किया गया था। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था इंडोनेशिया में, बाली इंडोनेशिया में जो इसकी सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा लक्षण नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधनों में कमी। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों में कमी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत कहा जाता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। उदारीकरण भारत में कब हुआ, तो 1991 में जो उदारीकरण हुआ था और उस समय जो है मनमोहन सिंह जो थे वो वित्त मंत्री थे, इसी वजह से जो है इनको उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वर्ष है। तो जो नेशनल इनकम मापी जाती है उसका जो बेस ईयर है वो क्या है, 2011-12। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो जो हमारे SDGs हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, वो इनको 2030 तक हमें प्राप्त कर लेना है। कितने गोल हैं, इसमें जो है टोटल 17 गोल्स हैं।
और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो नीति आयोग है। सही जवाब जो इसका सी हो जाएगा, नीति आयोग है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जो समृद्धि की सीमा है, इसका जो अवधारणा है, इसका प्रतिपादन किया है क्लब ऑफ रोम ने। इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। किसान दिवस मनाया जाता है। देखिए किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिसंबर 2023 से मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। दिसंबर 2023 में जो है किसान दिवस मनाया जाता है। और ये किसान दिवस किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, ये ध्यान रखिएगा, जो चौधरी चरण सिंह हैं, चौधरी चरण सिंह, इन्हीं के जन्म दिवस पे जो है वो किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना कृषि के ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिन्होंने कृषि में ऋणात्मक विकास दिखाया है? तो वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब है, तो ये 1961 से लेकर के 65 तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन से कथन जो है वो सही है। पहला है कि भारत विश्व में एकमात्र देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार जो है वो उत्पन्न करता है, और भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि भारत में जो है जितने भी रेशम के जो किस्म है वो भारत में पाई जाती है। यहाँ पे 5 लिखा है, 5 नहीं बेसिकली 4 किस्म होती हैं। जैसे इसमें एक हो गया शहतूत रेशम हो गया, शहतूत रेशम हो गया, इसके अलावा जो है वो टसर हो गया, इरी हो गया और मूंगा हो गया। ये 4 प्रकार होता है, और ये चारों प्रकार जो है भारत में पाया जाता है, और भारत जो है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो कौन सी कृषि जो है पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, जैविक खेती। जो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इससे जो है पारिस्थितिकी जो पर्यावरण है ये हमारा संरक्षित होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? देखिए ये स्थापित किया गया था पुदुचेरी में। ध्यान रखिएगा, ये जो है ये पुदुचेरी में ये स्थापित किया गया था, और कब? तो 1974 में। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनरावलोकन पर परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए जो पीपीपी मॉडल पर अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन व परिष्करण के लिए जो समिति गठित की गई थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो वी केलकर थे। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा, वी केलकर थे। और पीपीपी तो आप लोग को समझ ही होगा, पब्लिक पार्टनर प्राइवेटशिप मॉडल है ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका प्रयोजन जो है एससी एसटी एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता प्रोत्साहित करना है, और यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। देखिए यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। देखिए देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य से 15 अगस्त 2015, ये ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 2015 को जो है प्रधानमंत्री ने ये युगांतकारी योजना या ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम की घोषणा किया था। प्रधानमंत्री इस योजना का शुभारंभ जो है उन्होंने कब किया था? तो 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश से जो है इसका प्रारंभ किया था। और ये बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस तथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती में इस योजना की घोषणा जो है वो की गई थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है। तो जो हजीरा उर्वरक कारखाना है किस पे आधारित है? ये प्राकृतिक गैस पे आधारित है। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? तो जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है दोस्तों ये वित्त मंत्रालय से संबंधित होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा, सही जवाब सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय से संबंधित होता है। और इसमें क्या होता है कि देश के जो विगत वर्ष होते हैं उसकी आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है इसमें, और इसमें जो है वित्त मंत्री जो होते हैं उसको संसद में रखते हैं इसको, और ये बजट से पहले रखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। बजट एक लेख पत्र है। तो बजट जो है ये लेख पत्र है किसका? तो ये सरकार की राजकोषीय नीति का। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। ये फिजिकल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट का लेख होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो 15वें वित्त आयोग का सदस्य पूछ रहा है, कौन नहीं है? तो देखिए जो 15वां वित्त आयोग है ये इनके जो अध्यक्ष हैं एनके सिंह जो है इसके अध्यक्ष हैं। 15 वित्त आयोग का इन्हीं की अध्यक्षता में गठन किया गया था। इसमें टोटल 4 सदस्य थे। एक तो थे अजय नारायण झा इसके सदस्य थे। डॉक्टर अशोक लाहिड़ी इसके सदस्य थे, और इसके अलावा अनूप सिंह इसके सदस्य थे, और पी रमेश चंद थे।
पी रमेशचंद्र और अनूप सिंह। तो यहाँ पे जो है 4 लोग इसके जो है सदस्य थे। कौन नहीं था? तो सुदीप्तो मुंडले नहीं थे। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो जो मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली है ये न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 1982 में स्थानांतरित किया गया है। तो कब स्थानांतरित किया गया है? तो ये 2001 में किया गया। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। देखिए जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसका जो संकलन है ये श्रम ब्यूरो के द्वारा किया जाता है और 1944 से ये किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था? तो 2005 में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन कमेटी बनाई गई थी इसके जो अध्यक्ष थे वो सिंह रंगराजन थे। तो ए इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और ये वित्तीय समावेशन पर बनाई गई समिति थी। इसका गठन जो है वो 2006 में किया गया था। इसने जो अपनी रिपोर्ट दिया था वो 2008 में दिया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो जो ब्याज दर है इसका जो निर्धारण करता है कौन करता है? तो निर्धारण जो है ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन में कहीं भी आरबीआई नहीं है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? आरबीआई के बारे में बताना कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। देखिए गलत है, इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो 1 रुपए की नोट होती है वो भारत सरकार मतलब जो भारत सरकार के द्वारा उसको जारी किया जाता है, उस पर जो साइन होता है वो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, ना कि उस पे आरबीआई गवर्नर का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। तो इसका साख सृजन पे क्या प्रभाव होगा? अगर हम जो है कैश फंड रेशियो अगर रिड्यूस करेंगे, घटाएंगे तो ज्यादा पैसा होगा लोगों को ऋण देने के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, वृद्धि होगी साख सृजन पर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? तो कौन आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा? देखिए मनमोहन सिंह रहे हैं, विमल जालान रहे हैं, सी रंगराजन रहे हैं, परंतु राजाजी चलैया नहीं रहे। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन, इरडा नियमन करती है। तो जो इरडा है ये किस चीज का नियमन करती है? तो ये बीमा कंपनियों का नियमन करती है। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, पूंजी बाजार से आशय है। पूंजी बाजार से क्या आशय है? तो शेयर बाजार से है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों को कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो ध्रुव किया गया था। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। ये 10 अक्टूबर 2019 को जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो थे रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने जो है नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का शुभारंभ किया था। और इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुख्यालय में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, पंचधारा योजना संबंधित है। देखिए जो पंचधारा योजना किसे संबंधित है? तो ये नारी कल्याण के विकास से संबंधित है। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? जो जल जीवन मिशन योजना है इसका जो घोषणा किया गया था ये 2019-20 के बजट में किया गया था। तो सही जवाब इसका जो है वो बी हो जाएगा। और इसमें जो है जो भी ग्रामीण परिवार हैं उनको 2024 तक जो है और हर घर जल पाइपलाइन आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर कार्य करना है इस योजना में। नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम कैसा कार्यक्रम है? तो ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। तो इसका सही जवाब जो है ये हो जाएगा ट्राइसेम, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और ये योजना जो है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समर्थन या उसके घटक के रूप में ये 1979 में प्रारंभ किया गया था इस योजना को। और इस योजना में जो है अनुसूचित जाति तथा जो अनुसूचित जनजाति उनको वरीयता दी जाती है। और ये 1999 में इसे जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया है ट्राइसेम कार्यक्रम को। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उनके अध्यक्ष का जो चयन किया जाता है वो बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। तो राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित कहाँ पे किया गया? तो गांधीनगर में। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो भारत का जो औद्योगिक वित्त निगम है ये कार्य करता है एक विकास बैंक के रूप में। सही जवाब इसका जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए संस्था दिया हुआ है, उसका स्थापना वर्ष दिया है। तो भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ICICI, इसकी स्थापना कब हुआ? देखिए इसकी स्थापना जो हुआ है ये 1955 में हुआ है। तो इसको जो है यहाँ पे एक सेकेंड, इसकी स्थापना 1955 में हुआ है, तो इसको जो है 4 से मैच कर देंगे। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना जो 1964 में हुआ, तो इसको 1 से मैच कर देंगे। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना 1948 में हुआ, इसको 2 से मैच कर देंगे। और भारतीय लघु उद्योग विकास निगम SIDBI, इसकी स्थापना 1990 में हुआ, इसको 3 से मैच कर देंगे। इसका जो सही मैच होगा जाएगा 4 1 2 3 हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 4 1 2 3, तो डी इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। 4 1 2 3, तो डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सहकारिता से अंत्योदय विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इसका जो स्थापना किया गया है अंत्योदय विकास योजना का, ये शुभारंभ ये किया गया है 20 नवंबर 2017 को। तो सही जवाब जो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में फूलों की खेती के लिए सीहोर जिले में अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? देखिए मध्य प्रदेश का जो सीहोर जिला है, यहाँ पे फूलों की खेती करने के लिए इजराइल के साथ जो है वो सहयोग किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन। 2022-23 में मध्य प्रदेश राज्य में सकल मूल्य वर्धन GVA में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो जो योगदान है GVA का वो है 36.32%। तो 20 का जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 100, ये लास्ट क्वेश्चन है। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की जो स्थापना है ये 1999 में हुआ था। 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को एक मंच पर लाने की ये योजना है, मतलब संस्था है जिसमें लोग आते हैं और यहाँ पे जो है सबमिट होता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट में। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।